कि ए और बी का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमने बताया था जब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, मॉड ऑफ ए, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड परिमाण, बी का परिमाण और इसमें कॉस थीटा। तो अब उसके बाद इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि हमें ए पता है, बी पता है। अब हमें राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटीज हैं वो निकालनी है, यानी कि मॉड ए या हम कह सकते हैं वेक्टर ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मॉड बी, और तीसरी चीज हमने निकालनी है कॉस थीटा, यानी कि उनके बीच का कोण। तो मॉड ए को हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे पहले हमने जब थ्योरी की थी तो उसमें बताया गया था अगर कोई वेक्टर ए इस प्रकार से लिखा है, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो हम उस वेक्टर का परिमाण मॉड ए इस तरीके से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो वही सिद्धांत हम इस प्रश्न को हल करने में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मॉड ए को ज्ञात करने के लिए हम जो वेक्टर ए है उसकी तुलना जो स्टैंडर्ड वेक्टर हमने लिखा है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के लिखा है, उससे तुलना करेंगे। अब इसे वेक्टर ए है 2i प्लस 2j माइनस के। अब हम इसकी स्टैंडर्ड यानी प्रमाणित समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो ax की वैल्यू आपकी आएगी, ax किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, ay हो जाएगा 2 के बराबर और az हो जाएगा -1 के बराबर। तो अब जैसा जैसा फॉर्मूला है, यानी कि मॉड ए के निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इनकी वैल्यू हम इस समीकरण में लिख देंगे। अब ax की जगह आप कितना पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, और उसके बाद ay का 2 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस az का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 और प्लस 1, तो ये ओवरऑल आपका टोटल आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने मॉड ए की वैल्यू निकाल दी 3। अब सेम प्रोसीजर से हम मॉड बी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मॉड ए की वैल्यू निकाल दी थी वैसे मॉड बी, अब हम मॉड बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी के लिए भी हमने जैसे वेक्टर ए को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, बी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इस समीकरण को हम जो हमारा वेक्टर बी दिया है उससे कंपेयर करेंगे, 6i माइनस 3j प्लस 2k। इन दोनों को की तुलना करने पर हम देखते हैं कि bx 6 की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, और by की वैल्यू -3 और bz की वैल्यू 2। तो अब आप मॉड b भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, अर्थात bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अब ये bx by और bz की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अभी आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7।
तो अब आपको वैल्यू मिल गई मॉड ए का और मॉड बी की, यानी कि इनके परिमाणों का मान आपको मिल गया। एक का मान आ गया 3 और दूसरे का 7। अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। उससे पहले हमें ए डॉट बी का प्रोडक्ट भी निकालना है। जब सिंपल कैलकुलेशन से करते हैं ए डॉट बी, तो ए पूरे वेक्टर का मान आप रख देंगे। ए वेक्टर का मान है 2i प्लस 2j माइनस के, और ये मल्टीप्लाई होगा बी से, यानी कि 6i माइनस 3j प्लस 2k। जैसा कि हमने पहले भी थ्योरी बता दिया था, हम प्रत्येक ए के पद को बी के पदों से गुणा करेंगे और हर एक पद को लिखने के बाद जो एक जैसी राशियां हैं, यानी एकांक सदिश आई जे और के हैं, उन पदों को हम जोड़ देंगे। तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहले आप 2i को मल्टीप्लाई करेंगे 6i से, देन 2i को 3j से, फिर 2k से। तो अब इसकी वैल्यू आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 i डॉट आई ऐसा होगा। फिर दूसरे वाले में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -6i इंटू जे। फिर ये वाला पद आपके अंतिम पद से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4i डॉट के। अब दूसरा पद ले लेंगे ए का 2j और वही मेथड अपनाएंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा प्लस 12j डॉट आई, और यहाँ कितना हो जाएगा -6j डॉट जे। और उसके बाद अगला 2 इंटू 2 4 हो जाएगा j डॉट के। अब फिर हम तीसरा पद लेंगे इसका और हर एक पद में गुणा करेंगे, तो माइनस के 1 इंटू 6 यह जाएगा 6 के डॉट आई प्लस 3 के डॉट जे प्लस माइनस अगेन माइनस 2 के डॉट के। इस प्रकार हो जाएगा। और जब मैंने आपको एकांक सदिशों की प्रॉपर्टी बताई थी तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाला था। तो आपको अगर याद हो तो इसमें क्या होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू अगेन 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू ऑल्सो 1। और जितने भी बाकी होते हैं आई डॉट जे और जे डॉट के एंड के डॉट आई, ये सारे प्रोडक्ट 0 होते हैं। तो अब जो बाकी पद हैं ये सारे पद आपके 0 हो जाएंगे। ये पद, ये वाला पद और के और आई का पद और के जे का पद। बाकी यही केवल 3 पद जो आई आई जे जे और के का मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों ही 1 आएंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 यानी कि 12। उसके बाद दूसरा पद आप हमारे पास है 6j इंटू जे, तो 6 इंटू 1 ये हो जाएगा -6। और तीसरा पद आ जाएगा ये -2 के डॉट के इज अगेन 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें पता चल गई, मॉड ए, मॉड बी और ए डॉट बी। अब हम आसानी से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पुराने उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो अब इस फॉर्मूले से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी की वैल्यू आई थी अभी 4
ए की वैल्यू आई थी 3 और बी की वैल्यू आई थी 7, तो ये हो जाएगा 4, 3 into 7 21। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/21, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos इनवर्स 4/21। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था a डॉट बी, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम जान चुके थे, हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा वाला जो पद है इसमें p डॉट क्यू आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे p क्रॉस क्यू। तो p की वैल्यू है आपके पास p इज इक्वल टू 3j माइनस 4k प्लस 2k, और q की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 6j प्लस 4k। तो एक मेथड तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप क्या करेंगे, प्रत्येक p के पद को q के हर एक पद से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और सब एक जैसे पदों को जोड़ देंगे। अब एक दूसरा तरीका जो सिंपलेस्ट है, या जिन लोगों को जिस प्रकार से भी सरल लगे कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ, तो पहला मेथड भी अपना सकते हो। लेकिन ये दूसरा मेथड ईजी इसलिए है कि आप उसको मैन्युअली कैलकुलेट करने में आपको समय कम लगेगा। आप सिंपली कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करके भी अंकों का इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमें p क्रॉस q निकालना है, तो यहां आप लिख देंगे i यूनिट वेक्टर, यहां j यूनिट वेक्टर और यहां k यूनिट वेक्टर। अब ये हम एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बना लेंगे। इसमें जो i के गुणांक होंगे वो सब गुणांक आप एक साथ रखेंगे, जितने भी आपके पास यहाँ पर वेक्टर दिए गए। अभी फिलहाल हमारे पास 2 वेक्टर हैं, तो i के गुणांक i के साथ और j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे p की वैल्यू है, p के लिए हम लिख देंगे यहाँ 3i 4j एंड 2k। तो इसकी जगह पर आप 3 लिख देंगे, यहाँ -4 और यहाँ 2। इसकी वैल्यू, इसका गुणांक k का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। दूसरे वाले q के गुणांक को भी उसी अनुसार रखेंगे। i के गुणांक कितने हैं? -2 इसका है +6 और k का गुणांक है 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो रो इनटू कॉलम हम उसी अनुसार क्या कर देंगे, उनको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे और रेस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं i का सिंबल ले रहा हूं, तो i के जो गुणांकों से गुणांक होंगे या i के साथ जो गुणांक आएंगे वो i पे निर्भर करेंगे कौन से गुणांक उसके मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो, इन दोनों को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। छुपाने का मतलब ये हमारे पास, हमने ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, तो हमारे पास अगर मैं इसको वैसे देखूं तो ये किस तरीके का बनेगा, i आपने ले लिया और ये आगे बनेगा अंदर -4 +6 2 and 4। इस तरीके से इसका हम इसको कोफैक्टर भी बोलते हैं या सह आव्यूह भी बोला जाता है इसको। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये भी ठीक है, ये भी थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को घटा देना। जैसे सिंपली अगर मैं एक आइडियल कंडीशन लूँ, i j k और ये है a b c और d e f
ऐसी कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम आई के जो सहअवयव होगा जे के इकाई यूनिट वेक्टर होंगे। अब आपको क्या करना है कि इनकी को फैक्टर निकालने के लिए हम इस वाली रो को, कॉलम को और इस वाली रो को क्लोज कर देंगे और हमारे पास ये बना। तो इसका मतलब आई के साथ जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे बी इंटू एफ देन माइनस ई इंटू सी। और अगर हम जे के फैक्टर लेंगे तो जे के फैक्टर में आप जे का कॉलम हाइड कर देंगे और ये वाला कॉलम जिसमें जे है वो हाइड कर देंगे। तो इसका को फैक्टर क्या बनेगा ए डी एंड सी एल और ये जे का फैक्टर बनेगा। अब इस कंडीशन में क्योंकि जे दूसरा वाला कॉलम है तो ये माइनस सिंबल आता है इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस जे ए एफ माइनस डी सी। और तीसरे के लिए के लिए ये प्लस आ जाएगा। अगेन ये आप हाइड कर देंगे इसका रो और ये कॉलम, तो ये हो जाएगा ए बी और डी ई। तो इसके साथ हो जाएगा ए बी और बी डी ए ई, के साथ आ जाएगा ए ई माइनस बी डी डी बी। तो इस तरीके से आप तीनों फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये स्टैंडर्ड को यहाँ अप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है उसका कैलकुलेशन सीधे यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे आई के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, यानी कि -4 इंटू 4 माइनस फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 2, दोनों प्लस हैं। तो ये आई का गुणांक हो गया। उसके बाद माइनस जे वाला आपने कॉलम हाइड किया और वो हाइड किया, तो इस पे मिलेगा आपको 3 - 2 2 4। तो आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 और फिर प्लस के लिए फैक्टर आ जाएगा। ये हम हाइड कर देंगे ये वाला कॉलम और ये वाली रो। तो 3 इंटू 6 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू -2 इंटू -4, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। -4 इंटू 4 -16, 6 इंटू 2 -12 माइनस जे 3 इंटू 4 12 -2 इंटू 2 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। तो अब ये हो जाएगा आई -16 -12 कितना हो जाएगा -28 और उसके बाद माइनस जे माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। तो इसको सीधे आगे लिख सकते, फिलहाल ये लिखता हूँ प्लस ये हो जाएगा 10k। तो अब -28 आई -16 जे और प्लस 10k। तो ये इस दोनों वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करता है नया वेक्टर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है फोर्स का वेक्टर दिया है F इज इक्वल टू 4i -2j -2k। यहाँ पर हमको एक फोर्स का वेक्टर दिया है, यानी कि फोर्स दर्शाया गया है एक वेक्टर 4i -2j -2k से, और उस फोर्स के कारण किसी वस्तु द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि विस्थापन हुआ है, दूरी तय की है, उसको वेक्टर से दर्शाया गया है +3j 2i + 3j + k से। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है ये है बल और ये है विस्थापन। अब आपको फॉर्मूले में सीधे नहीं दिया है,
क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि बल का सदिश F बराबर इससे प्रदर्शित किया जाए और उसके द्वारा वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन वेक्टर D से निरूपित किया जाता है तो कार्य की गणना करो उस बल। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल गुणा विस्थापन यहां मैंने क्रॉस लगा रखा है, लेकिन क्रॉस नहीं बल्कि ये क्या है, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि जो वर्क होता है इज इक्वल टू, कार्य एक अदिश राशि है, दो सदिश हैं, बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, ये दोनों सदिश मिलके एक अदिश राशि को निरूपित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो गुणन होगा वो क्या होगा? अदिश गुणन होगा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसको दर्शा सकते हैं F डॉट डी से। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो भी इसी तरीके से दिया था, फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा इजी मेथड से करेंगे, 4i माइनस 2j माइनस 2k, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2i प्लस 3j प्लस k, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब इसको और इजी करने के लिए अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें बताया था कि जो एकांक सदिश एक जैसे होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट 1 होंगे और बाकी के 0 होंगे। बाकी के 0 होने का मतलब i अगर i से मल्टीप्लाई होगा देन i डॉट i प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 और रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 0। जो बाकी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब 0 होंगे। अब यहाँ पर जो i से i का कॉम्बिनेशन है, यानी कि i के साथ i डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, वो है 4i डॉट 2i। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8i डॉट i इक्वल टू 1। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं इसको 8। फिर दूसरा i के साथ j के जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0, i का जो k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0। फिर बचेगा क्या? i का, फिर j का, फिर i के साथ करेंगे यानी कि दूसरा टर्म इसके पहले टर्म से, तो ये भी 0 होगा क्योंकि j डॉट i, ये j से i का डॉट प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद j का j से प्रोडक्ट, j डॉट j, ये 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांकों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 j डॉट j, अगेन इट विल बी 1। तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1। अब तीसरा प्रोडक्ट होगा k का i के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0, k का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, k का k के साथ प्रोडक्ट 1। तो अब हम यहाँ देखेंगे माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 1 और k डॉट k अगेन 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो जो वर्क आ गया 1। अब इसका मात्रा होगा, अगर ये न्यूटन में दिया है और ये मीटर में है तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में पूछा गया है और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि ये केवल 2 लाइनों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। तो आपको जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आए, उस चीज के बारे में पता हो कि हमें निकालना क्या है। अगर आपको पता है कि हमने निकालना क्या है, जैसे इसमें कार्य निकालना है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 2000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कार में ब्रेक लगने पर गति 4 सेकंड में बदलकर 36 किलोमीटर हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। मैं इससे पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी आप कोई प्रश्न करेंगे सॉल्व, उससे क्या करें, उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमको जो दिया है यानी गिवन है उसको लिख देंगे, हमको क्या क्या इसमें दिया गया है, और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। अब जैसे इसमें दिया क्या है, पहला तो दिया है द्रव्यमान, 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, यानी कि कार का द्रव्यमान दिया है। कार का द्रव्यमान कितना है? 2000। कार का द्रव्यमान है 2000 किलोग्राम। उसके बाद दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी कि उसका वेग कि वो, तो कार का
वेग जब वो चल रही है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसको हम v से दर्शा सकते हैं, इसको हम m से। तो ये है 72 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब भी हम किसी सिस्टम में जाते हैं, मैंने सबसे पहले बताया था कि हम अगर यहाँ किलोग्राम में जाएंगे तो m के सिस्टम में दूसरी चीजें किस में होंगी, मीटर और सेकंड में, लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम को हम मीटर और सेकंड में लिखेंगे। अब सबसे पहले काम क्या है कि आपने इसको मीटर प्रति सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना है, सॉरी, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, 72, अगर किलोमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में कितना आएगा, 1000 मीटर। और उसके बाद ये आवर है यानी कि घंटा, उसको आप क्या करेंगे मिनट में, तो 60 मिनट। अगेन इस 60 मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो क्या करेंगे फिर 60 इंटू 60, अब ये सेकंड में आ गया। तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे अब ऊपर वाली जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 720 अपॉन 36 मीटर प्रति सेकंड, और इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि जो उसकी पहला प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। अब कार में ब्रेक लगने पर गति 4 सेकंड में बदलकर 36 किलोमीटर हो जाती है। जब आप देखते हैं कि कार में आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, और उसने उसकी गति को कम कर दिया, तो वो कोई भी जो बाह्य बल होगा वो क्या होगा, अवरोधक बल होगा। तो अवरोधक बल होगा यानी कि वो उसकी गति को कम कर रहा है। अब गति कम करने के लिए उसने लिखा है कार में ब्रेक लगाने पर गति 4 सेकंड में बदलकर 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तीसरी चीज क्या दी है, उसने हमको समय दिया है t 4 सेकंड, और अंतिम वेलोसिटी दी है, जो अंतिम वेग, जब उन्होंने बल अप्लाई किया तब उसका वेग कितना हो गया, यानी कि ये पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब हम इसको अंतिम वेग कह सकते हैं, ब्रेक लगने के बाद का जो वेग होगा। तो अंतिम वेग को मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ v2 से, तो वो इस प्रश्न में दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आवर। अब आप इसको फिर से वही कैलकुलेट करोगे तो आप चेक करोगे ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको कुछ जानकारी मिल गई जिसमें कार का द्रव्यमान दे रखा है, कार का प्रारंभिक वेग, समय और अंतिम वेग। अब आपको गणना क्या करनी है, पहला करना है कि कार का त्वरण एवं ब्रेकों द्वारा आरोपित किया गया बल। तो पहले हम निकालेंगे त्वरण। अब त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन। त्वरण कैसे निकालते हैं आपको याद करना है, पहला त्वरण और दूसरा बल, जो भी आरोपित बल है, यानी कि एक्सीलरेशन और यहाँ पर फोर्स। अब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको लिख सकते हैं वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमें दिया है, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग से हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तब हमें पता चलेगा कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितनी है 10 मीटर और माइनस पहली वाली कितनी है 20 मीटर अपॉन टाइम। अब ये कितने समय में इसने चेंज किया, कितने समय में ये बदला, दिया है 4 सेकंड में। तो आप इस समय अंतराल को 4 लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 10/4 यानी कि -2.5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये माइनस का सिंबल क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, यानी कि ये त्वरण न होके इसे कहते हैं मंदन। एक्सीलरेशन की जगह इसको बोलते हैं रिटार्डिंग एक्सीलरेशन, जो उसको कम कर रहा है। अब आपको त्वरण मिल गया, आप बल निकाल सकते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और m इंटू ए से भी इसको दर्शाते हैं। तो अब आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास यानी कि कार का द्रव्यमान जितना दिया है 2000, और यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन दिया है, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? कितना? 5000 न्यूटन। तो इसका मतलब हो गया कि बल कितना आरोपित किया गया? 5000 न्यूटन, और उसमें जो मंदन हुआ वो हुआ -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने ये जितने भी 4 क्वेश्चन आए थे आपके उत्तराखंड बोर्ड के पुराने पेपरों में, वो सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो पूछ सकते हो।